नमस्कार मित्रों, न्याय मित्र भारत की बात में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज़ भारत की बात में आज बातें बहुत सारी होंगी, मुद्दे कई सारे हैं, लेकिन उससे पहले ग्रेट भारत इज द सफरर ऑफ 3N डेफिशिएंसी सिंड्रोम। 3N डेफिशिएंसी सिंड्रोम क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। समाजवाद के नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव कहते हैं, नीति नियत नैतिकता यदि संतुलित है तो समाजवाद जिंदा है, यदि असंतुलित है तो यह 3N डेफिशिएंसी सिंड्रोम भी है। ऐसे समाजवादी कैंसरस विषाणु का कारण क्या हुआ? भारत एक ऐसा देश जहां राजनीति, कूटनीति एवं न्यायशास्त्र का गागर में सागर का जन्म हुआ कहलाया श्रीमद् भागवत गीता, जिसका अपमान वर्तमान सरकार के सभी नेताओं ने, सभी पार्टियों के लोगों ने सांप्रदायिक बुक कहा। सांप्रदायिक बुक के नाम पर, एक धार्मिक बुक के नाम पर उसके राजनीतिक और कूटनीतिक के साथ साथ न्यायशास्त्र की योग्यता का अपमान किया गया। क्या आज का भारत उसी के साइड इफेक्ट को नहीं झेल रहा? 3N क्रॉनिक डेफिशिएंसी सिंड्रोम के दुष्परिणामों से भारत आज आक्रांत है। चारों तरफ भ्रष्टाचार का तांडव हो रहा है। बेशर्मी, जलाली और बलात्कार की हत्याएं एक स्वाभाविक चरित्र बन गई है भारतीय डीएनए का। आप जो सफ़ेद पोस्ट चेहरे देख रहे हैं, जो पूरे भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त कर रहे हैं, एक तरफ माधवीपुरी बुच जो सेबी इंचार्ज है, दूसरी तरफ हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर और तीसरी तरफ हमारे आदरणीय अडानी साहब। भारत के लूट तंत्र की कहानी आम आदमी तक एक देसी स्टाइल में पहुंचने वाली बात में यदि बात किया जाए तो क्या है सेबी? सेबी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है जिसकी इंचार्ज माधवीपुरी बुच हैं, जिनका एक बॉयफ्रेंड है और इनका बॉयफ्रेंड का एक गर्लफ्रेंड है, और एक ऐसा नेता है और एक ऐसा बहुत बड़ा भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त करने वाला स्कैंडल बादशाह यानी अडानी साहब है। वो अडानी साहब जिनका हमारे नॉन बायोलॉजिकल भारत के दिव्य आत्मा सरकार के मुखिया हैं। दुनिया के किसी भी देश में जब ऐसे बादशाह की छत्रछाया में राजनीति और व्यवसाय दोनों पल रहे हो, माधवीपुरी बुच जैसे लोगों का ऐसे तमाम संवैधानिक संगठनों में उपस्थित होना और उसके संवैधानिक मूल्यों की अवमानना करना और देश की संपत्तियों की नीलामी का रास्ता ढूंढना एक स्वाभाविक घटना है। सेबी मुखिया कभी भी किसी भी ऐसी कंपनी का सदस्य नहीं हो सकता जिसमें उसका व्यक्तिगत हित छुपा हुआ हो, और वह व्यक्तिगत हित छिपी हुई कंपनी किसी दूसरी कंपनी से ट्रांजैक्शन करती हो जो असंवैधानिक हो। माधवीपुरी के हस्बैंड के बचपन के दोस्त अडानी साहब के भाई विनोद अडानी एक कंपनी के अंदर शॉर्ट सेलर हैं, और उस शॉर्ट सेलिंग कंपनी के अंदर खुद माधवीपुरी बुच उसमें पैसे इन्वेस्टमेंट करती हैं, और ठीक जब सेबी का चेयरमैन बन जाती हैं तो उस पैसे का हस्तांतरण कर देती है अपने पति के नाम। यही है उनका अपराध। जिस प्रकार आप किसी ऐसे संवैधानिक संगठन के अध्यक्ष हों या मुखिया हों और आप एक ऐसी कंपनी से अपना इन्वेस्टमेंट, अपना हित रखते हो और बाद में अपने पति को ट्रांसफ़र कर देते हो, लेकिन जस्ट बिफोर बिटवीन द पीरियड आप तमाम ऐसे घोटालों और तमाम षड्यंत्रों के बीच में फंसी हुई कंपनी के साथ अपनी व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ते की जिम्मेदार हों, तो निश्चित रूप से आपका पद असंवैधानिक हो जाता है और आपके ऊपर संवैधानिक मूल्यों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, और नैतिकता के आधार पर सबसे पहले आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो माधवीपुरी ने आदरणीय नॉन बायोलॉजिकल रिलेशनशिप वाले महान परमात्मा के सदस्य होने के नाते, उनकी छत्रछाया में पलने के नाते वह अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से इनकार कर दिया। अब बात बरसात पे, जहाँ देश एक तरह से आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ राजस्थान आज़ादी के पर्व पर सराबोर हो रहा था बरसात के सरगर्मियों से। बरसात अपनी कहर ढा रही थी। जयपुर के अंदर 150 mm का बरसात हुई और जोधपुर में 107 mm, और इस प्रकार से लगातार बरसात के दूसरे शहरों पे, राजस्थान के दूसरे शहरों में बरसात जारी है।
देश के 27 राज्यों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी कर दिया गया, लेकिन राजस्थान को उस बरसात के कहर से कैसे बचाया जाए जो आपकी आंखों के सामने अपना नज़ारा फैलाए हुए है। यही नहीं, बरसात जम्मू कश्मीर के अंदर भी बादल फटने से अपना गहमा गहमी का सराबोर कर दिया। वो तमाम गलियों को, तमाम रास्तों को, शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। यही नहीं, बार बार जब बरसात होती रहती है, प्रशासन अपनी व्यवस्थाओं पर रोता रहता है, लेकिन समाधान आखिर कब होगा? ये जो आवाज़ अब अभी सुनेंगे, आपके कान खड़े कर। मच्छरों का जन्म स्वाभाविक तौर पर नमी वाली जगहों पर होता है या गंदगी की जगहों में होता है। मच्छरों की प्रजाति में जो मेल पार्टनर होता है वो खून का प्यासा नहीं होता। जो फीमेल पार्टनर होती है वो खून की प्यासी बन जाती है जब उसे पानी की कमी हो जाती है और धीरे धीरे उसके चरित्र का हिस्सा बनता चला जाता है। मच्छरों की भिनभिनाहट को सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं। उनके काटने से जो शरीर में जहर पनपता है वो अचानक मस्तिष्क को भी पैरालाइज कर देता है। यदि आप गर्भवती महिला के शरीर में जब मच्छर काट लेता है तो वो गर्भवती महिला के बच्चे को भी, उसके डीएनए को, उसके बॉडी फैक्टर्स को, उसके साइकोलॉजी को, उसके मेंटल स्टेटस को, उसके स्ट्रक्चर को सब बदल देता है। ऐसा इसलिए होता कि उसने जो काटा तो उसके काटने से उसके बॉडी में जो जहर गया, उसके मुख से जो जहर अंदर जाता है वो एक केमिकल रिएक्शन करता है जिसके अंदर बायोलॉजिकल इफेक्ट बच्चे की बॉडी पे आता है। उसका सर छोटा हो जाता है, उसका मुंह छोटा हो जाता है, उसके शरीर के अंदर बायोलॉजिकल पैरालिसिस के कंडीशन पैदा हो। मादा मच्छर ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे अपने एग्स को प्रोटीन और न्यूट्रिएंट से भरपूर करना होता है। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब उसे पानी की कमी होती है तो वो सीधे सीधे दूसरे जानवरों और पशुओं के ऊपर खून पीने की आदती हो जाती है। वहाँ से उसको न्यूट्रिएंट प्रोटीन मिल जाते हैं। ऐसे मच्छर की वैरायटीज जो होती है 3000 से ज़्यादा होती है, जो सुनकर शायद आपको सरप्राइज हो। लेकिन बहुत सारे जो मच्छर हैं, इन्हीं में से बहुत सारी वैरायटीज हैं जो खून पीने के आदती नहीं है, यानी शुरुआती तौर से खून के आदती नहीं थे। गुलामी के जहर ने बहुत कुछ रुलाया तो बहुत कुछ सिखाया भी। 1860 में पहली बार गुलामी के जहर के साथ ही एक बजट लाया गया। पहला इनकम टैक्स का बजट कहलाया। उसमें इनकम टैक्स के प्रोविज़न डाले गए, लोगों से टैक्स वसूली का रास्ता अपनाया गया और बताया गया कि चूँकि आपको व्यापार करने के लिए सुलभ सुविधाएँ दी जाती, इसलिए टैक्स देना अनिवार्य है। 1860 के दशक में जेम्स विलियम पहले बजट लाने वाले और वो भी इनकम टैक्स इम्पोजिशन करने वाले पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे। शुरुआती दौर में इनकम टैक्स तो नहीं देना पड़ता, लेकिन परिस्थितियां बदलती गई, हालात बदलते गए, टैक्स के कानून बदलते गए। उसके हिसाब से कई जो कुछ नए रिफॉर्म्स ला गए, जो देश की राजनीति स्वतंत्रता आज़ादी मिलने के बाद एक नया रिफॉर्म लाया गया जिससे देश की आज़ादी को बहुआयामी बनाया गया। विदेशियों को इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते खोले गए। बजट की श्रृंखला में क्रांतिकारी कदम के रूप आज़ादी के बाद 1947 में जो पहला बजट 26 नवंबर को पारित किया गया, बतौर वित्त मंत्री आर.के. षणमुख शेट्टी ने बजट तो पेश कर दिया, लेकिन गुलामी और आज़ादी के बीच में शरणार्थियों का संघर्ष स्वाभाविक था। पाकिस्तान के शरणार्थियों को उनको स्थापित करने का जिम्मेदारी भी, आर्थिक बोझ भी था। ऐसे हालात में 157.39 करोड़ से के छोटे से बजट से देश की परिस्थितियों को संभालना भी था। आज़ादी के बाद के बहुत सारे विकास के कार्य भी अधूरे थे। उन विकास के कार्यों को स्थापित करने और सबसे बड़ी सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करना था। ऐसे में डिफेंस मिनिस्ट्री को 46% का बजट सुनिश्चित करना था। तमाम परिस्थितियों के बीच में छोटे बजट का दुष्परिणाम भी झेलना स्वाभाविक घटना था। मार्केट डेफिशिएंसी सिंड्रोम के रिसेशन ने भारत को कमज़ोर कर दिया। 1991 में भारत दिवालियेपन के हालात में पहुंचा। ऐसे हालात में नरसिम्हा राव वहां के मुख्यमंत्री बने और वित्त मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह बने। उन्होंने भारत को एक ऐसी इकोनॉमी का रास्ता खोला जिसमें सारी दुनिया के लिए इन्वेस्टमेंट का रास्ता खुल गया। सारी दुनिया भारत की तरफ लालाई थी उसे अपनी मार्केट बनाने के लिए।
और भारत उस दुनिया की शक्तियों को, इन्वेस्टमेंट पावर को यूज़ करके अपनी इकोनॉमिक परिस्थितियों को बदलने के लिए उतावली थी। दोनों के बीच में सामंजस्य हुआ, कस्टम ड्यूटी को खत्म किया गया या कमज़ोर किया गया और उसमें 220 से घटा करके उसे 150 की कस्टम ड्यूटी पर लाया गया और परिणाम हुआ एक नए रिफॉर्म का, एक नए युग का। अब सन आ गया 1997 बजट पास हुआ और बजट पास करने वाले वित्त मंत्री आदरणीय पी चिदम्बरम, जिन्होंने उसी रिफॉर्म्स को कंटिन्यू किया और देश को आगे ले जाने का कार्य जारी रखा। भारत देश की आज़ादी 15 अगस्त 1947 ऐसे नहीं मिल गई कि हमें गिफ्ट में कोई दे दिया। यह भारत पाकिस्तान के बंटवारे खून की होली खेलने के बाद मिली थी। अपने अपनों की खून की होलियां खेल रहे थे और विदेशी अपनी राजनीति की चुस्कियां ले रहे थे। फिर भी भारत को तकदीर के हिस्से में मिले एक खून की आज़ादी, उसे जीना ही था और आगे बढ़ना भी था। ऐसे खून के हालात से गुजरे आज़ादी के जश्न को व्यवहारिक ज़मीन को उतार करके देश को विकास के रास्ते पर ले जाने की जिम्मेदारी भी देश की सत्ता के अधीन थी। देश को तोड़ने के जश्न में मिस्टर रैडक्लिफ, जो देश के बंटवारे को अपनी सिग्नेचर से खून की होलियों में बदल रहे थे और जश्न मना रहे थे, इसी बीच में एक गलती किया और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन ने जैसे अनाउंस किया भारत आज़ाद हो गया और आज़ादी के जश्न में ये बंटवारे का नाम नदिया से शुरू होता है। नदिया को उन्होंने बंटवारे के हिस्से में डाल दिया पाकिस्तान और वहाँ पर विरोध शुरू हुआ, खून की होलियाँ फिर शुरू हो गई। इन खून की होलियों को शांत करने में कुछ दिन लगे और आ गया वो दिन कि हमारी आज़ादी की तारीख बदल गई। भारत के ही अंदर भारत की आज़ादी की तारीख बदल गई। नदिया ज़िला पश्चिम बंगाल के अंदर था और उसको पाकिस्तान में डाल दिया गया। ऐसे हालात में उसके मिस्टर सर रैडक्लिफ की वो राजनीति जो खून की होलियों से सनी हुई थी, भारत के तकदीर के माथे पर कलंक का धब्बा थी। खून के सने हुए सीने पर आज़ादी के जश्न को मनाने का तकदीर 18 अगस्त में बदल गई। 14 अगस्त 2024 का वो दिन जब संविधान मान दिवस समाजवादी पार्टी नेहरू हॉल आजमगढ़ के अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में मना रही थी। माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव उपस्थित थे। कार्यक्रम चल रहा था। गोपालपुर के विधानसभा के विधायक मिस्टर नफीस अहमद अपना बोलना प्रारंभ ही किए थे, अपनी बातें रख रहे थे पूरी गर्मजोशी से। इसी बीच में गोपालपुर विधानसभा के कुछ सदस्य जो उनसे नाराज़ थे वो वहाँ बैठे हुए थे, अचानक उठे और उनको अपनी बात ख़त्म करने का ऐलान कर दिए और अपनी बात पर अड़ गए। इसी बीच में कहा सुनी शुरू हुई। बात छोटी सी थी, बात बड़ी सी दिखाई जा रही। नफीस जी भी बच्चों की तरह नाराज़ होकर के चुपचाप गेट से बाहर जाने लगे। लेकिन इसी बीच में जिला अध्यक्ष हवलदार यादव उठे और परिस्थितियों को संभाला, नफीस जी को बुलाया, फिर उसे मंच पर लाया गया और उन्होंने अपनी बात रखी। वो व्यक्ति जिसने ऑब्जेक्शन किया था उसे गेट के बाहर कर दिया गया और उसे बता दिया गया कि दोबारा ऐसे चेहरे दिखाई नहीं देने चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज़ के इस दौर में यदि कोई मिस्टेक हुई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी बात अवश्य रखें ताकि आगे हम सुधार कर सकें। और आप किसी और तरह की न्यूज़ देखना चाहते, समझना चाहते, उस पर हमारी व्यूज़ जानना चाहते तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखें। ऐसे एक परिवार का सदस्य बने, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये आपका अपना चैनल, आपकी अपनी आवाज़, आपकी ज़रूरतों, आपकी आवश्यकताओं की अपनी आवाज़। BBS न्यूज़ पावर को अपनी ताकत दें।